नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीजी साइंस क्लासेस में। हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सेल बायोलॉजी में जो सेल ऑर्गेनल चल रहे हैं, जो कोशिकांग चल रहे हैं, उनमें हमने पिछली क्लास में जो हरित लवक यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको डिस्कस किया था। आज हम एक दूसरा सेल ऑर्गेनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो माइटो एक ग्रीक वर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो माइटो है उसका मीनिंग जो होता है वो होता है थ्रेड, यानी कि धागा, जिसको हम सूत्र भी बोल सकते हैं, धागा या सूत्र। और जो कॉन्ड्रिया होता है, कॉन्ड्रियन या कॉन्ड्रिया, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है ग्रेन्यूल्स, यानी कि कणिकाएं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोल सकते हैं ये सूत्र कणिका है। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। होते हैं वो साइटोप्लाज्म में उपस्थित जो ग्रेनुलर यानी कि कणिकामय या फिर जो तंतु होते हैं यानी कि फिलामेंट होते हैं, उसके सदस्य यानी कि जो कणिकामय या तो ग्रेनुलर के फॉर्म में होते हैं या फिर फिलामेंटस सदस्य यानी कि फिलामेंट के समान दिखने वाले अंग यानी कि साइटोप्लाज्म या सेल ऑर्गेनल है। तो सर्वप्रथम जो रिचर्ड अल्टमान थे, उन्होंने 1890 में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको स्टेन किया यानी कि अभिरंजित किया और इसे नाम दिया है बायोप्लास्ट नाम दिया रिचर्ड अल्टमान ने। रिचर्ड अल्टमान के बाद में क्या 1897 में जो चार्ल्स बेंडा उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और जो फ्रेडरिक म्यू ने जो प्लांट्स में यानी कि पादपों में इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और उन्होंने जिस प्लांट को यूज किया था उसका नाम है नीम्फिया एल्बा, यानी कि जो वाटर लिली होती है उसका इस्तेमाल किया था, नामक प्लांट में इसकी डिस्कवरी की थी। जैसा कि हमें पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल यानी कि सेल कोशिकांग कहते हैं। एनर्जी कन्वर्टिंग का मतलब ये यहाँ से है, ये एनर्जी का परिवर्तन करते हैं, एनर्जी को परिवर्तित करने वाले कोशिकांग कहलाते हैं। एनर्जी को परिवर्तन क्या मिलेंगे यहाँ से, ये जो होते हैं वो ऑक्सीशोषण जो होता है हमारी कोशिकाओं में, जो ऑक्सीशोषण होता है उसकी साइट होते हैं और इसके द्वारा क्या करते हैं, ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है उसको ये एटीपी की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो कोशिका में जो रिक्वायरमेंट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसका उत्पादन जो होता है वो एटीपी की फॉर्म में या एटीपी के रूप में करते हैं। इसलिए इनको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, यानी कि कोशिका का शक्तिगृह भी कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो पावर हाउस नाम है वो जो साइंटिस्ट है फिलिप सिक्विज, उन्होंने इस शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किया था, या उन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला था। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हम जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, यानी कि दोहरी झिल्ली युक्त और चलायमान, यानी कि ये मोबाइल होता है, यानी कि कोशिका में इसकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है। ये जो होता है कोशिका में घूमता रहने वाला कोशिकांग है। अब हम इसकी उपस्थिति और वितरण की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारी जो ह्यूमन आरबीसीज होती हैं, हमें पता है कि जो आरबीसी होती है उनमें न्यूक्लियस या केंद्र की अनुपस्थिति होती है। बाकी केंद्र के अलावा इनमें जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। तो आरबीसी को छोड़कर के लगभग जो मोस्टली जो सभी जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, सभी जितनी भी जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। जबकि हमें पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर जो मेम्ब्रेन वाले जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होते हैं। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर और शेप और साइज होती है, यानी कि जो संख्या, आकार और इसकी आकृति के बारे में बात करते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जो संख्या होती है विभिन्न जीवों के अंदर या विभिन्न जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें अलग अलग होती है। तो कोशिकाओं में इनकी जो संख्या होती है वो सैकड़ों से लेकर जो उपापचयी रूप से जो सक्रिय कोशिकाएं होती है, यानी कि जो मेटाबॉलिकली जो एक्टिव कोशिकाएं होती है उनके अंदर ये लाखों में भी या फिर उससे भी ज्यादा होती है। जैसे हम बात करें जो अमीबा होता है, अमीबा में करीबन एक कोशिका के अंदर इनकी जो संख्या होती है वो करीबन 50,000 के आसपास होती है। और इसके अलावा जो सी अर्चिन का एग होता है, सी अर्चिन का एग्स ऑफ सी अर्चिन, उसमें करीबन 1.5 लाख के होते हैं इनकी संख्या एक कोशिका में। और जो इसके अलावा जो oocytes होती हैं, जो एम्फीबियंस की oocytes होती हैं, उनमें तो इनकी संख्या करीबन 3 लाख के करीबन होती है। जो एम्फीबियंस की oocyte होती है उसमें इसका नंबर 3 लाख के करीबन होता है। तो इसका जो नंबर होता है वो फिक्स नहीं होता है। हालांकि जो अलग अलग जीवों में जो अलग अलग कोशिकाओं में होती है, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक ही जीव की जो अलग अलग कोशिकाएं होती है
उनमें भी इनकी संख्या जो होती है वो वेरी करती है, यानी कि इनमें परिवर्तन पाए जाते हैं इनकी संख्याओं में। इसकी शेप या साइज की बात करें तो इनका जो व्यास होता है या डायमीटर जो होता है वो 0.5 माइक्रोन तथा इसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 से 10 माइक्रोन तक होती है। यानी कि इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग फिक्स होता है, जबकि इसकी जो लेंथ होती है वो छोटी बड़ी होती है। यानी कोशिकाओं में 1.5 से 10 माइक्रोन तक की इसकी लंबाई देखी गई है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार होता है वो मोस्टली जो बेलनाकार या फिर जो फिलामेंटस होता है या तंतुमय होता है, या फिर कई कोशिकाओं में ये गोल आकार के भी हो सकते हैं। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर या जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक डबल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल है या कोशिकांग है। तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक इसकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको अपने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस भी से कहते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट वो पार्टिकल दिख रहा है आपको, इसको हम F0 या F1 पार्टिकल इसे कहते हैं। ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, एक लाइन और हुआ इसका मुंह जो होता है उसे हम F0 और F1 पार्टिकल या फिर इसे ऑक्सीसोम कहते हैं, या इसको दूसरा नाम एटीपी सिंथेज भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसी पार्टिकल से क्या होता है ऑक्सीसोम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो होता है ऑक्सीशोषण के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन करता है, और ये एटीपी सिंथेज होता है यहाँ से इसका एटीपी का फॉर्मेशन करने के लिए इसे एटीपी सिंथेज भी कहा जाता है। और इसमें जो इसके जो मैट्रिक्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इस मैट्रिक्स में क्या होते हैं अलग अलग, जैसे इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, या इसमें अलग अलग जो कणिकाएं होती हैं वो उपस्थित होती हैं जो इसमें ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं, या इसमें जो आयंस कुछ दूसरे आयंस होते हैं उनका स्टोरेज भी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। हमने बात की थी इसके बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास में खुद का एक डीएनए होता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है इसकी 2-3 कॉपी इसके अंदर पाई जाती है, मल्टीपल कॉपी इसमें पाई जाती है। इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो हमें बताया कि जो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें पाया जाता है। और इसके साथ इसमें राइबोसोम होते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम या जो मेमलियन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जो पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स होते हैं वो 55S टाइप के होते हैं, और ये जो होता है ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इन सब यूनिट का जो मान होता है वो 35S और 25S, ये इसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं। इनसे मिलकर के इस माइटोकॉन्ड्रियल या मेमलियन माइटोकॉन्ड्रियल का जो राइबोसोम होता है वो 55S का होता है। यहाँ पे जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक जो झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये क्या होती है अंतर्वलित होकर के कुछ ये फिंगर लाइक संरचनाएं बनाती है। इनको हम फिंगर लाइक संरचनाओं को हम बोल रहे हैं क्रिस्टे। ये जो क्रिस्टे होते हैं ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है या जो इसका जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ाने के लिए ये काम में आते हैं, इनको हम क्रिस्टे कहते हैं। और यहाँ पे क्रिस्टल की मेम्ब्रेन है, जो क्रिस्टी मेम्ब्रेन जो होती है वो इसकी जो बाकी की जो 2 मेम्ब्रेन होती है उनसे इसका केमिकल जो कंपोजिशन होता है वो अलग पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात करें तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले जो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमें बताया कि एक दोहरी झिल्ली होती है, यानी कि एक डबल मेम्ब्रेन वाली है सेल ऑर्गेनल होता है, जो कि आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहलाती है। और बाहर वाली आउटर कहलाती है और अंदर वाली जो आंतरिक झिल्ली होती है उसको हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो दोहरी झिल्ली होती है इसके मध्य जो उपस्थित जो स्पेस होता है या उसके बीच में जो अवकाश पाया जाता है उसको हम इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी से कहते हैं। जो बाहरी झिल्ली है वो स्मूथ होती है, यानी कि वो एक राउंड शेप में होती है, जबकि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही अधिक, हम देख रहे थे अभी जो संरचना में देखे थे इसको माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इनफोल्ड पाए जाते हैं, तो बहुत अधिक कॉन्वोनेटेड होती है, यानी कि अंतर्वलित होती है। और अंतर्वलन से क्या होता है इन अंतर्वलनों को हम क्या बोल रहे थे क्रिस्टे बोल रहे थे। इसमें बहुत ज्यादा अंतर्वलित जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही अधिक अंतर्वलित होकर के क्रिस्टेस का फॉर्मेशन करती है। ये जो क्रिस्टे होते हैं इनके ऊपर जो ऑक्सीसोम हमारा जो F0 F1 पार्टिकल होते हैं वो इनकी संख्या इस पर ज्यादा पाई जाती है। साथ ही ये ऑक्सी जो शोषण होते हैं उसमें काम में आते हैं क्रिस्टे। और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके ये जो होते हैं उसका जो सरफेस एरिया होता है उसको ये बढ़ाने का काम करते हैं क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में हम इसकी मैट्रिक्स की बात करते हैं। जो इसका मैट्रिक्स होता है, जैसे हमने बात की थी जो कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है, तो ये जो नाम होते हैं मैट्रिक्स है, जैसे क्लोरोप्लास्ट में हमने स्ट्रोमा बोला था, जैसे कोशिका के जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये जो नाम होते हैं अलग अलग देने के लिए वैसे डायरेक्टली समझ में आ जाए कि जैसे हम कौन से सेल ऑर्गेनल की या फिर सेल की बात कर रहे हैं। तो जैसे कोशिका में हमने साइटोप्लाज्म का नाम दिया था, जैसे क्लास में हमने जो क्लोरोप्लास्ट पढ़े थे उसमें
उसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसको स्ट्रोमा बोल रहे थे, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक भाग होता है वो मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें डेंस यानी कि जो सघन होते हैं वो समांगी जेल लाइक मटेरियल उपस्थित होता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो होते हैं, ये डेंस होता है थोड़ा सा, होमो समांगी जेल लाइक मटेरियल इसमें पाया जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के लिपिड्स, प्रोटीन्स और इस हमने बात की जो सर्कुलर डीएनए होता है, यानी कि इनमें सर्कुलर डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो इसमें पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें 55S प्रकार का जो राइबोसोम होता है। जो मेमेलियन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर 55S राइबोसोम पाया जाता है, और कुछ इसमें ग्रेन्यूल्स यानी कि कणिकाएं भी पाई जाती हैं। ये जो कणिकाएं होती हैं, इन कणिकाओं का संबंध जो होता है वो ओस्मो रेगुलेशन से होता है, और इन कणिकाओं में साथ में जो आयंस होते हैं उनके एक्यूमुलेशन या संचय से भी होता है। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके अंदर विभिन्न प्रकार के आयंस और इसमें कैल्शियम आयन भी स्टोर होता है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया की जो दूसरी संरचना होती है वो क्रिस्टे कहलाती है। हमने बात की थी जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वह अंतर्वलित होकर के अंदर की जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर यह जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिनको हम क्रिस्टे बोल रहे थे। तो ये जो क्रिस्टे होते हैं, जो प्लांट सेल्स होती है, ये प्लांट का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पादपों में जो पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर ये ट्यूबुलर शेप में पाए जाते हैं, मोस्टली ट्यूबुलर शेप में होते हैं। जबकि एनिमल कोशिका या फिर जंतु कोशिकाओं की बात करें तो इसमें जो क्रिस्टे होते हैं वो प्लेट के समान के प्लेट लाइक संरचना में पाए जाते हैं। ये जो क्रिस्टे होते हैं वो आंतरिक जो झिल्ली होती है, जो माइटोकॉन्ड्रियल जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके सरफेस एरिया, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको बढ़ाने का काम ये करते हैं। जैसे हमने बात की जो हमारी जो मेमेलियन जो लीवर सेल्स होती है उसके अंदर जो होता है वो 3 से 4 गुना बड़ी आंतरिक जो इसकी आंतरिक मेम्ब्रेन होती है, जो आंतरिक झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो हमारी जो लीवर सेल्स होती हैं उनके अंदर 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ी होती है बजाय आउटर मेम्ब्रेन के। यानी जितनी लंबाई आउटर मेम्ब्रेन की होती है उससे 3 से 4 गुना टाइम लीवर सेल्स की जो होती है इनर मेम्ब्रेन की साइज होती है। तो ये जो क्रिस्टे होते हैं ये आंतरिक झिल्ली के जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। अब अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसका केमिकल कंपोजिशन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स में जो पाए जाने वाले जो रासायनिक संगठन होते हैं उसकी बात करेंगे, यानी कि विभिन्न प्रकार के जितने भी केमिकल पाए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें हम बात करते हैं जो 65 से 70% लगभग प्रोटीन पाया जाता है, जबकि 25 से 30% लिपिड पाए जाते हैं, और बहुत ही कम मात्रा में यानी 0.5% आरएनए, उसमें भी जो टीआरएनए होते हैं मेनली वो पाए जाते हैं, और जो कुछ मात्रा होता है उसमें डीएनए पाया जाता है। हमने बात की जो इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाए जाने वाले जो लिपिड्स होते हैं, जो 25 से 30% जो लिपिड पाया जा रहा था उसके अंदर लिपिड में से 90% तो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और 5% या फिर उससे भी कम मात्रा में इसमें बहुत ही कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और साथ ही जो 5% जो होते हैं वो मुक्त फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें जो एक फॉस्फोलिपिड होता है, ये लिपिड होते हैं उसमें एक फॉस्फोलिपिड पाया जाता है जो बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो इंटर मेम्ब्रेन होती है उसमें एक फॉस्फोलिपिड होता है बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे हम कार्डियोलिपिन कहते हैं। ये जो होती है वो क्रिस्टल जो मेम्ब्रेन होती है, हमने बात की थी जो इसमें जो इनफोल्डिंग के द्वारा जो क्रिस्टे बनते हैं उसकी मेम्ब्रेन में मोस्टली ये कार्डियोलिपिन पाया जाता है। जो मेम्ब्रेन को कुछ आयंस और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए इस मेम्ब्रेन को ये इम्परमिएबल या फिर जो हम बोल रहे हैं सिलेक्टिवली परमिएबल इसे बनाता है। हमें पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है वो पोर्स पाए जाते हैं, यानी कि उसमें कुछ एक्वापोरिन्स पाए जाते हैं जिनकी सहायता से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन स्पेस है उसके अंदर ये आ जा सकते हैं। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वह बहुत ही अधिक सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, और उसकी वजह होती है कार्डियोलिपिन की वजह से। अब हम बात करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो हमारे कोशिका में पाए जाने वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये दोनों ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहलाते हैं। यानी कि अर्ध स्वायत्त कोशिकाएं कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास में खुद का डीएनए होता है जो कि उनके लिए प्रोटीन्स का निर्माण, आरएनए का निर्माण करता है, और आरएनए से फिर प्रोटीन का निर्माण होता है, और इनके अंदर खुद के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो उन्हीं राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है वो कुछ जीन्स को कोड करता है, जिनमें जैसे माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है उसके लिए जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसी के जीन्स के अंदर ये उन जीन्स को कोड करता है राइबोसोम के लिए। इसी का जो टीआरएनए होता है उसमें भी जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वही इनकी प्रोटीन्स का निर्माण करता है, और जो कुछ जो इनर मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी इसमें शामिल होती है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से बनने वाले जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम बनता है, तो उसी से टीआरएनए का निर्माण होता है,
और उसी से जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, उसकी कुछ प्रोटीन्स का निर्माण भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के द्वारा ही होता है। अधिकतर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स का निर्माण, यानी जो मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्रोटीन्स का निर्माण होता है वो न्यूक्लियर जीन्स होते हैं, उनके द्वारा होता है। क्योंकि हमें बताया जो कोशिका होता है उसका जो केंद्रक होता है वो केंद्र के पास में होता है, इसका जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस या केंद्र की कहलाता है। तो मोस्टली जो प्रोटीन्स होती हैं, जो रेगुलेटरी प्रोटीन, ज्यादातर दिन में जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं उनका निर्माण न्यूक्लियर जीन्स के द्वारा ही होता है, जिनसे उसका इस माइटोकॉन्ड्रिया पे कंट्रोल होता है। तथा इन प्रोटीन्स का जो निर्माण है वो साइटोप्लाज्मिक जो राइबोसोम्स होते हैं, हमें पता है कि जो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। एक जो होते हैं वो जो हमने बात की थी, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि जो अंतर्पद्रव्य जालिका होती है उसके ऊपर जो राइबोसोम पाए जाते हैं तो उसे हम खुरदरी अंतर्पद्रव्य जालिका बोलते हैं। एक तो जो होते हैं वो जो ER होता है उसके ऊपर पाए जाने वाले राइबोसोम होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो फ्री राइबोसोम होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में, जो कोशिका के साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम होते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले राइबोसोम होते हैं उनके ऊपर ही इस माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स का निर्माण होता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की डीएनए की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है वो छोटा होता है, सिंपल होता है, हमें पता है कि सर्कुलर डीएनए होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि इसमें डीएनए की दो लड़ियां पाई जाती हैं और ये सर्कुलर होता है, स्मॉल और सिंपल होता है। तथा इसकी जो साइज होती है, जो प्लांट में पाए जाने वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनकी साइज जो होती है वो जो जंतु कोशिका जो एनिमल जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी तुलना में अधिक होती है। यानी कि जो प्लांट की माइटोकॉन्ड्रिया की जो डीएनए की साइज होती है वो एनिमल में पाए जाने वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया की डीएनए की साइज से बड़ा होता है। अभी नेक्स्ट में हम जो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो एक यीस्ट होती है न्यूरोस्पोरा, तो ये न्यूरोस्पोरा जो यीस्ट होती है इसके अंदर जो पाए जाने वाले राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। हमें पता है जो 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के समान होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले राइबोसोम होते हैं वो भी 70S टाइप के होते हैं। तो जो यीस्ट, जो न्यूरोस्पोरा यीस्ट है उसके अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के समान होते हैं। जबकि जो मेमेलियन सेल्स होती हैं उनमें इससे छोटा राइबोसोम पाया जाता है जो कि 55S यानी कि राइबोसोम होता है। इसका जो औसत गुणांक होता है वो 55S होता है। तथा इसकी जो दो सब यूनिट्स होती हैं वो होती है 35 और 25S, इनसे मिलकर के 55S राइबोसोम बना होता है जो कि मेमेलियन सेल्स में पाया जाता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्रोटीन्स होती हैं जिनका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए से, उनकी बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में लगभग जो 12 डिफरेंट टाइप की, यानी कि 12 विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण इससे होता है। ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन की जो आंतरिक जो झिल्ली होती है उसके अंदर ही इनकॉर्पोरेटेड या उसमें शामिल या उनमें समावेशित होती है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसी में ये काम में आती है ये 12 प्रोटीन जो बनती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से। अब हम जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कार्य होते हैं, इंपॉर्टेंट कार्य, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, हमें पता है कि ये ऑक्सीजन का काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि जो श्वसन की प्रोसेस होती है, उसके अंदर हमारे पता है जो इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल चलती है स्कीमेटिक्स में, तो इसको हम TC साइकिल भी कहते हैं। और इसमें ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की प्रोसेस इसमें संपन्न होती है, जिनके फलस्वरूप ATP का फॉर्मेशन होता है। हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये जो कोशिकीय जो एनर्जी होती है, जो ATP होती है, उसका निर्माण करता है। तो ATP का निर्माण जो होता है वो TC साइकिल और ETS के जो ऑक्सीजन होता है उसके द्वारा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ATP निर्माण के साथ साथ जो हीट प्रोडक्शंस होते हैं वह भी इसमें कार्य होता है कि इसमें कई कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उनके द्वारा इसमें हीट का प्रोडक्शन होता है। बायोलॉजिकल कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, यानी कि जो जैविक कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कैल्शियम जो आयन होता है उसके स्टोरेज का काम भी करते हैं। ये जो कैल्शियम होता है वो विभिन्न जो कोशिकीय जो घटनाएं होती हैं उनके अंदर ये जो कैल्शियम आयन होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है कैटलेज एंजाइम पाया जाता है। ये जो कैटलेज एंजाइम होता है जो कि जो हमारी कोशिकाओं के लिए जो घातक होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 उसको H2O और ऑक्सीजन में चेंज करता है। तो इसमें एक कैटलेज एंजाइम पाया जाता है जो कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसको H2O और O2 में कन्वर्ट करता है।